Okay, this is last topic of our chapter 5. That is hypergeometric probability distribution. तो इस चैप्टर में हम क्योंकि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, आपको याद होगा इससे पहले अभी हमने कंप्लीट की थी पासान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे पहले बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेड मीन वेरिएंस और ग्राफ हमने देखा था। तो आज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपरजियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, क्या फार्मूला होता है इसका, मगर उन तमाम चीजों से पहले मैं आप लोगों ना इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब विदाउट फार्मूला या विदाउट तमाम चीजें। तो क्योंकि इस एग्जांपल के थ्रू ना आपको डेफिनेशन या प्रॉपर्टीज या फार्मूला इजीली क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी एप्लीकेबल और इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हम जब भी सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो इसमें ना हम यूज करते हैं इस हाइपरजियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो एग्जांपल में रीड करने जा रहा हूँ। पर्टिकुलर part there is used an injection device is sold in a lot of 10. A sampling plan involves random sampling and testing 3 of the part out of 10. Assume that 2 out of 10 parts are defective. Find the probability that none of the 3 is defective, 1 of 3 defective or 2 of the 3 defective. ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्वेश्चन इस तरह है कि हमारे पास पॉपुलेशन है 10 लॉट्स की, 10 टोटल लॉट्स है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखें हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, और सैम्पलिंग यानी कि हम पॉपुलेशन से कोई मतलब तादाद सेलेक्ट करेंगे और वो हम कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं 3। ठीक है, और उन 10 में से अज्यूम करें 2 पार्ट जो है ना वो डिफेक्ट हैं, 2 आउट ऑफ 10 पार्ट्स आर डिफेक्ट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 10 लॉट से कोई पार्ट्स थे। ठीक है, और हम 3 सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि चेक करें कि ये लॉट ठीक है या ठीक नहीं। और हमें पता है कि मतलब 10 में से 2 पार्ट्स है ना वो डिफेक्ट है। ठीक है, अब जो चेक करने वाला है, जो सैम्पलिंग कर रहा है, वो 10 में से रैंडमली 3 पार्ट सेलेक्ट करता है। आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ 3 इज डिफेक्टिव। विदाउट फार्मूला आप लोग देखें कि ये इस तरह का सिनेरियो आ जाए। हमने चैप्टर 4 में इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, एक मरतबा दोबारा उसको देखें तो ये एक आम सी प्रोबेबिलिटी लगती है। आपको पता है कि हम जब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात की थी, तो उसमें जब हम सिलेक्शन या सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं अगर 10 में से मैं 3 आइटम या 3 पार्ट सेलेक्ट करता हूं तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि टोटल जो सैम्पलिंग होगी, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग होगी वो तो होगी, क्योंकि ये टोटल 10 है और हम सिलेक्ट करें, चूज करें 3, तो दिस इज 10 कॉम्बिनेशन 3। ठीक है, 10 टोटल है और 3 सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उन तीनों में से कोई भी डिफेक्ट ना हो। नन का मतलब 0, यानी कि क्योंकि टोटल डिफेक्ट का तादाद 2 है और उन दोनों में से हम कोई भी सेलेक्ट ना करें, तो प्रोबेबिलिटी मतलब किस तरह आप लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अगर हमें टोटल तादाद डिफेक्ट का 2 है और उनमें से किसी भी मतलब कोई भी पार्ट डिफेक्ट ना हो, 0 हो, तो व्हाट इज इफेक्ट 0 चूज 2, मतलब सॉरी 2 चूज 0, तो 2 में से अगर मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये कुछ इस तरह होगा कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं। चलिए इस एक बात का आंसर देखें क्या है कि हम मतलब 2 में से 0 सेलेक्ट करते हैं और टोटल क्योंकि 8 है तो बकाया सॉरी टोटल 10 है तो 2 तो डिफेक्ट है मगर 8 नॉन डिफेक्ट, और हमें 3 सेलेक्ट करने, तो ये वैसे ये कि 2 चूज 0 इन 8 चूज 3, और ये जो डिनोमिनेटर आपने बताया कि 10 कॉम्बिनेशन 3, इसमें हम डिवाइड करेंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होने। ठीक है, तो 0 की प्रोबेबिलिटी इस तरह।
अच्छा, अगर मैं मतलब इस बी पार्ट की बात करूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द थ्री इज डिफेक्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल क्योंकि 2 डिफेक्ट हैं, तो मैं इस पी को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह होगा कि दिस इज इक्वल टू क्योंकि 2 हमारे पास डिफेक्ट है और उनमें से मैं एक की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहता हूँ, और बाकी 8 तो आपको पता है नॉन डिफेक्ट है, और हमने टोटल सेलेक्ट करनी है 3, तो एक तो डिफेक्टिव में हो गया, बाकी 2 नॉन डिफेक्टिव में आएगा, ठीक है। अच्छा, डिवाइड में तो आपको पता है सेम भी आएगा 10 कॉम्बिनेशन 3, क्योंकि दिस इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू मतलब सिचुएशन हम चेंज करेंगे। सो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 में से एक डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी हम सैम्पलिंग स्पेस 3 कर रहे हैं तो 3 में से एक की एक डिफेक्ट निकलने की प्रोबेबिलिटी इस तरह होनी है। अच्छा, जब हम इसकी बात करें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ 3 डिफेक्ट, तो उसका मतलब ये होगा 2 चूज 2, ठीक है। और बाकी 8 में से हम कितने सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल 3 करते हैं, 2 सिलेक्ट कर लिए तो 1 फ्रॉम 8 और डिनोमिनेटर विल बिकम सेम, ठीक है। दिस इज 10 कॉम्बिनेशन 3। तो अच्छा, इस चीज को देखें कि ये मतलब डिनोमिनेटर तो क्लियर है, आपको पता है 10 चूज 3 है, ठीक है। मगर जब आप बात करेंगे इसके नोमिनेटर की, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि ये इनके नोमिनेटर जो हम चूज कर रहे हैं 2 and 8, ठीक है, ये टोटल 10 है, ठीक है। दिस इज 10, 2 + 8 10, जो कि हम जितने लार्ड्स हैं टोटल, और फिर ये जो हम सिलेक्ट करें 2 2 + 1, ये आपके पास सैम्पलिंग साइज है जो हम सिलेक्ट करें, तो हमेशा इन दोनों का सम जो है ना वो टोटल 3 आएगा, जो जितने हम सिलेक्ट कर रहे हैं। मगर ऊपर ये जो आपके पास 2 और 8, ये इनका 2 + 8 आपको पता है 10 आ रहा है, 1 + 2 3 आ रहा है, और 10 कॉम्बिनेशन 3 आ रहा है। या यहाँ पर आप देखें इस एग्जाम्पल में कि 2 + 8 मतलब 10, 0 + 3, तो ये ऊपर वालों का सम हमेशा टोटल लॉट्स के तादाद के बराबर होता है, मगर नीचे वालों का सम हमेशा जितने हम सिलेक्ट कर रहे हैं उतने होता है, और डिनोमिनेटर तो आपको पता है कि हम टोटल में से कितने सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये यूजुअल प्रोबेबिलिटी है। चलिए मतलब और क्लियर करते हैं, मैं दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अगेन वैसे ही एग्जांपल है, देयर आर लॉट्स, अगेन वी हैव लॉट्स ऑफ 40 कंपोनेंट्स इन अ पॉपुलेशन, और प्रोसीजर ये है कि हम 5 सेलेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से पहले हमारे पास लॉट ऑफ 10 था, अब हम हमारे पास 10 का लॉट है, और वहां पर हम 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन डिफेक्ट इज फाउंड इन द सैंपल इफ देयर आर 3 डिफेक्ट इन द इंटायर लॉट। तो 40 में से हमें ये पता है कि 3 डिफेक्ट है और हम सेलेक्ट कर रहे हैं 5, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उन जो 5 हम सेलेक्ट करेंगे उनमें एक डिफेक्ट हो। तो इसका मतलब एक डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी, और टोटल डिफेक्ट कितनी 3, तो इसका मतलब हम 1 चूज कर रहे हैं 3 में से, सो दिस इज सेम एज 3 चूज 1। अच्छा, एक तो हमने चूज कर लिया, मगर हमें पता है कि टोटल सैंपल साइज क्या है 5, तो एक डिफेक्ट है, तो बाकी रिमेनिंग 4 बचा, 4 विल बिकम नॉन डिफेक्टिव। तो 40 में अगर 3 डिफेक्टिव हैं तो कितने नॉन डिफेक्टिव बचेंगे 37, तो दिस इज 37 चूज 4, और डिनोमिनेटर में आपको पता है क्या होगा, हम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं 5 आउट ऑफ 40, सो दिस इज 40 कॉम्बिनेशन 5। तो ये यूजुअल वैसे ही प्रोबेबिलिटी है जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में किया। देखिए ये 3 कॉम्बिनेशन 1, 37 कॉम्बिनेशन 4, 40 कॉम्बिनेशन 5, दिस इज इफ ऑफ 1, ठीक है। तो ऑफ 1 की ये हमने प्रोबेबिलिटी। अच्छा, क्या होगा अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता
कि व्हाट इज probability that exactly 2 defect are found। तो 2 के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि टोटल हमें पता है डिफेक्ट 3 है, उनमें से हम 2 की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो बाकी 5 में से 2 तो हमने मतलब सेलेक्ट कर लिए, बाकी कितने बचेंगे 3। तो दैट 3 will become from 37 नॉन डिफेक्ट, तो दिस will become 37 कॉम्बिनेशन। अच्छा ये होगा मतलब 5 में से 2 गए तो 3 डिवाइडेड बाय 40 कॉम्बिनेशन 5। ठीक है, दिस इज एफ ऑफ 2, ये 2 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसी तरह और अगर क्या होगा अगर प्रोबेबिलिटी आप लोगों से मालूम करते एफ ऑफ 3। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 को मैं अगर यहाँ पर लिखूं कि तीनों के तीनों एटम डिफेक्ट तो है, तो ये एफ ऑफ 3 आ जानी है। टोटल 3 डिफेक्ट और हम 3 की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, और क्योंकि सैंपल साइज तो 2 है तो 3 तो आगे, बाकी 2 जो होंगे वो होंगे फ्रॉम नॉन डिफेक्ट, दैट इज 37 डिवाइडेड बाय 40 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आपको तमाम प्रोबेबिलिटी 1 to 0 की मिल गई। ठीक है, अच्छा 0 की अगर हम बात करना चाहें तो क्या होगा, यानी कि अगर क्वेश्चन इस तरह होता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट नो वन डिफेक्ट फाउंड, तो एफ ऑफ 0 जो होगा उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एफ ऑफ 0, तो ये हो जाएगा क्योंकि डिफेक्टिव का तादाद 3 है और भी से हमने 0 की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, बाकी जितने भी सैंपल साइज हम ले रहे हैं 5 वो नॉन डिफेक्टिव में से होगा 30। इसका मतलब ये होगा कि 3 चूज 0 का मतलब जब हम 5 एलिमेंट या 5 पार्ट सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी डिफेक्ट ना हो। 3 चूज 0 का मतलब देयर इज एनी डिफेक्टिव पार्ट, बट ऑल 5 fall from non defective 37 और 5 divided by again 40 combination 5। तो ये वैसे ही है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि हम इसमें से 5 आइटम सेलेक्ट करते हैं, बताएं क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पांचों के पांचों नॉन डिफेक्ट होगा, तो उसका मतलब ये है। ठीक है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्ट, यानी कि एफ ऑफ 0 आप मतलब अज्यूम कर लें। तो अब हम फार्मूले आते हैं इस हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर के किस तरह और कैसे काम करती है और क्या फार्मूला है इसका। तो आप देखेंगे द हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल में कोई फर्क नहीं, सवाए एक है। ठीक है, ये सेम है जिस तरह बायनोमियल में हमारे पास 2 ही चांस है, यहाँ पर भी आप लोगों ने देखे जितने भी एग्जाम्पल किए, जब हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं तो या तो डिफेक्ट होगा या नॉन डिफेक्ट। अगेन बायनोमल भी हो सकता है, अगर आप में से कोई पूछ सकता है कि सर इसी तरह तो हमने बायनोमल की प्रॉब्लम भी किए थे, मगर बायनोमल और इसमें एक फर्क है कि यहाँ पर जो हाइपर ज्योमेट्रिक होगी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। ठीक है, या इसमें हम करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। एक मैं वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको हम देखें कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो ये हम करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, मगर बायनोमल में आपको पता है कि ट्रायल टू ट्रायल इंडिपेंडेंट उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहती थी। मतलब यहाँ पे वो वाला केस नहीं है। आप लोग देखें कि इमेजिन करें आपके पास मतलब 40 लाट्स हैं और आप 5 सेलेक्ट करते हैं, तो जब आप एक कोई भी कंपोनेंट चेक करेंगे तो जब दूसरा उठाएंगे तो क्या पहला उस 40 में से डालेंगे, रिप्लेस करेंगे या नहीं, तो वो तो साइड करेंगे क्योंकि उसको आपने चेक कर लिया, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। अब क्योंकि जब पहला सेलेक्ट करेगा वो आउट ऑफ 40 सेलेक्ट हम करेंगे, जब हम सेकंड सेलेक्ट करेंगे तो आउट ऑफ 39 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, मतलब ये पहले के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और जब हमने दूसरा कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया, चेक कर लिया, तो उसको रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, अब जब रिप्लेस नहीं किया तो जब जैसे थर्ड कंपोनेंट हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी अगेन प्रोबेबिलिटी
पहली या दूसरी की तरह नहीं होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब हम थर्ड कंपोनेंट सेलेक्ट करने जा रहे हैं आउट ऑफ 37, ठीक है। तो मतलब ये और ये फर्क है इसमें और बायनोमल में, कि बायनोमल में हमेशा ट्रायल टू ट्रायल की प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट होती है, सॉरी इंडिपेंडेंट होती है, मगर यहाँ पर डिपेंडेंट होती है। तो उस इसमें हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मगर वहां पर बायनोमल में हम विथ रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर मतलब ये क्वेश्चन इसी तरह हो कि हम 5 आइटम सेलेक्ट करते हैं मगर विथ रिप्लेसमेंट, तो यही प्रॉब्लम बायनोमल की तरह हो जाना है, ठीक है। तो चले ये सेम है जैसे इसमें, ये एक ही चीज है कि ये ट्रायल टू ट्रायल इंडिपेंडेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज होती है, ठीक है। इसका फार्मूला है मतलब एफ ऑफ एक्स आर चूज एक्स, ये कॉम्बिनेशन है एन माइनस एक्स एन माइनस आर चूज एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन कॉम्बिनेशन एन, मतलब कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन। अब ये तमाम चीजें क्या है, आपने परेशान नहीं होना इसको ना, आप अगर फार्मूला नहीं भी आता तो इसको आप एज यूजुअल जिस तरह से पहले हमने 2 एग्जांपल किया वो कर सकते हैं, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि आर क्या है, एक्स क्या है। अच्छा, यहाँ पर स्मॉल एक्स तो आपको पता है रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू होगी 0 1 2 अप टू इनमें से आर और एन में से जो भी वैल्यू सिमिलर होगी वहां तक जाएगी, ठीक है। तो एक्स नंबर ऑफ सक्सेस यानी कि रैंडम वेरिएबल, एन जो है ना वो है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब सैंपल साइज भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि हम कितने चूज करें आउट ऑफ एन में से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ओके। एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, एक्स ट्रायल्स एंड एन ट्रायल्स, ठीक है। कैपिटल एन ये हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, और आर जो है ना वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पॉपुलेशन लेवल सक्सेस। सक्सेस का मतलब पता है क्या, मतलब जिस चीज में हम इंटरेस्टेड हैं वो हमारा जो तादाद है वो सक्सेस है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले एग्जांपल में, तो इसमें एन की वैल्यू सॉरी के की वैल्यू ये 3 थी, 3 डिफेक्टिव, सो 3 नंबर ऑफ सक्सेस जो है ना वो यहाँ पर आएगा, मतलब स्मॉल आर का मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव, या मतलब जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं वो हमारा आर है, ठीक है। और इससे पहले वाले एग्जांपल में आर की वैल्यू 2 थी। तो आई होप कि आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएगा। एन सैंपल साइज, कैपिटल एन पॉपुलेशन, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, एक्स नंबर ऑफ सक्सेस, आर इज द नंबर ऑफ सक्सेस एलिमेंट इन एन। इन इस टोटल एन में, कैपिटल एन में जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, लेट्स सपोज डिफेक्टिव की करनी है, तो हमने देखना है कि एन में कितने डिफेक्टिव हैं वो हमारा आर है, या नॉन डिफेक्टिव को देखने हैं तो वो हमारा आर है, ठीक है। या इसके अलावा मतलब ये वेरी करेगा कि हम किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो तादाद उस एन में से कितना है, ठीक है। तो आर और ये स्मॉल एन में आप लोगों ने डिफरेंस को देखना है कि स्मॉल एन तो सिंबल साइज है कि हम कितने एलिमेंट चूज कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन, और एन में से आर कितना है वो हमारा नंबर ऑफ सक्सेस है, ठीक है। तो अब देखें इस उन प्रॉब्लम्स को अगर मैं इस फॉर्मूले के तौर पर यूज करूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। अब लेट सपोज यहाँ पर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल की, ठीक है। तो इसमें कैपिटल एन जो है ना वो हमारा 40 है, ठीक है। और सैंपल साइज कितने हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो 5 है, ठीक है। और हमें क्योंकि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो एन में से कितने डिफेक्टिव हैं तो वो हमारा आर होना है, तो आर डिफेक्टिव, ठीक है। एक्स तो प्रॉब्लम के ऊपर वेरी करेगा। तो अब फॉर एग्जांपल जब हम 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो इस चीज को ना हम इस तरह भी लिखते हैं, दिस इज सेम एज, यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज सेम एज आर चूज एक्स, क्योंकि एक्स 1 है, ठीक है। और अब एन में से, टोटल एन में से आपने वो आर माइनस कर लिया,
ये क्योंकि 37 में से r माइनस किया और कॉम्बिनेशन टोटल सैंपल साइज n में से आपने x को माइनस कर लिया, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा जो कि मैंने बताया कि n कॉम्बिनेशन n है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को देखें, r n माइनस r को ऐड करेंगे तो माइनस है, r प्लस r कैंसिल हो जाएगा, आपको टोटल n ही मिलेगा। और जो चूज कर रहे हैं x, इन दोनों को सम हमेशा n आता है, तो x माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, आपको n मिलेगा, ठीक है। तो ये वही सेम चीज है, मगर अब हम इसको ना फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, बिल्कुल ही नहीं घबराना, इसको एज यूजुअल प्रोबेबिलिटी देखनी है। और ये फार्मूला तो आप लोगों की लाइफ को आसान इस वजह से करता है क्योंकि इसमें जैसे जैसे आप एक्स पुट करेंगे आपको वैसे वैसे उसी की प्रोबेबिलिटी मिलती जाती है, ठीक है। अच्छा, चलिए बुक से क्वेश्चन मैंने उठाया है 56 से, ठीक है। उसको देखते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन इस तरह है, क्वेश्चन है 56। Excellent computer manufacturers personal components are two plants, one in Texas and other in Hawaii. The Texas plant has 40 employees, the Hawaii plant has 20. A random sample of 10 employees is to be asked to fill out a benefit questionnaires, ठीक है। तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसमें दो प्लांट्स हैं, एक टेक्सास में और दूसरा हवाई में, ठीक है। तो इन दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, टेक्सास में 40 हैं और हवाई में 20 हैं, तो टोटल कितने हुए, 40 और 20 60। तो 60 एम्प्लॉयज की पॉपुलेशन है, ठीक है। उन 60 में से हम 10 को सिलेक्ट करते हैं रेंडमली और उससे कुछ समरीज फिल करने के बारे में पूछते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह कि व्हाट probably that none of employee in the sample work at the plant in the Hawaii। तो हवाई में कोई भी मतलब एम्प्लॉय ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं कि हमारे पास एन क्या है, कैपिटल एन क्या है और आर क्या है या एक्स क्या है, किस चीज के बारे में बात की जा रही थी। तो टोटल एन और स्मॉल एन तो क्लियर है, आपको पता है, ठीक है। जब हम ए पार्ट की बात करेंगे तो ये टोटल जो पूरी पॉपुलेशन है वो है 60, ठीक है। और उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं 10, सैंपल साइज 10 है, ठीक है। मगर अब आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ एम्प्लॉय, तो एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स जीरो होगी, ठीक है। एक और चीज आर जो है ना, उस चीज को समझना है कि वो क्या है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना है कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी मालूम, नन तो है मगर वो किस चीज की नन है, नन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इन द सिंपल वर्क एट द प्लांट इन द हवावी। तो हवावी में कोई भी इम्प्लॉय मतलब एज अ सिंपल वर्क नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप लोगों ने देखना ये कि 60 पॉपुलेशन में से टोटल हवावी के इम्प्लॉय कितने हैं, वो हमारा आर होना है। तो आर का आप देखें, हवावी प्लांट है 20, तो तो यहाँ पर जो आर होगा वो होगा 20, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें और सबसे पहले आप इसको देखें विद फॉर्मूले की अगर मैं बात करें तो आप लोगों से यही पूछना है कि नन फ्रॉम 20, तो इसका मतलब 20 में से अगर कोई भी इम्प्लॉय ना हो तो ये तो होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 कॉम्बिनेशन 0। मगर क्योंकि हमने 0 सेलेक्ट नहीं करना, हमने हमें 10 सेलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब कोई भी हवा में से ना हो, सारे के सारे 10 किस में से हो, एक्स जो कि 40 में से, यानी कि दिस विल बिकम 40 कॉम्बिनेशन 10, ठीक है। क्योंकि हमने 10 सेलेक्ट करने हैं और डिवाइड करेंगे अगेन 60 कॉम्बिनेशन 10, ठीक है। तो इसी तरह इसके पार्ट हैं, आप लोग देखें, ये इसका आंसर है N60 R10 N10 R20 X0, और ये हमने फॉर्मूले में पुट किया, तो ये इसे सिंप्लीफाई किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी
आपको मिलेगी 0.112। तो ये आप कर लेंगे, मगर आपने कॉन्सेप्चुअली देखना है कि किस तरह होता है और कैसे फार्मूला यूज होता है। अच्छा, बी में कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट वन, मतलब एक्स रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है, वन इम्प्लाइंग द सिंपल वर्क एट द प्लांट इन अगेन उसी तरह सेम डेटा है, जैसे एक्स वैल्यू 1 होगी, ठीक है। मगर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हवावी से रिलेटेड, ये हवावी से, मगर यहाँ पर आप देखें व्हाट इज प्रोबेबिलिटी 9 आवर एम्प्लॉय इन द सिंपल वर्क एट द प्लांट टेक्सास। अब जहां पर आप लोग देखें क्या डेटा सेम रहेगी या चेंज होगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखें कैपिटल एन तो वही है 60, स्मॉल एन भी सेम है 10 हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक्स क्योंकि आपने 9 एम्प्लॉय की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो एक्स 9 होगा, मगर आर क्या होगा, अब इसमें जैसे आर चेंज होगा क्योंकि 9 इम्प्लाई हम अब हवा भी कहना है बल्कि टैक्सेस की बात कर रहे हैं। तो टैक्सेस वाले इम्प्लाई का तादाद कितना है वो हमारा आर होगा, ठीक है। तो क्योंकि 40 हवा भी थी तो टैक्सेस का था टैक्सेस 40 इम्प्लाई, ठीक है। तो इस वजह से आर हमारा 40 होना है, ठीक है। आर 40 तो ये होगा एफ ऑफ 9। अच्छा ये 9 है, ये 90, इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये 9 है। तो एफ ऑफ 9 विल बिकम 9 किस में से सिलेक्ट करते हैं हम 40 में से, तो दिस विल बिकम 40 कॉम्बिनेशन 9। और टोटल क्योंकि हम 10 सेलेक्ट करते हैं तो एक जो इम्प्लाई होगा दैट विल फ्रॉम हवावी। तो हवावी का मतलब 60 minus 40 that is 20 combination 1 divided by 60 combination 10, ठीक है। तो इस पार्ट को देखें, डी पार्ट को सेम एज प्रोबेबिलिटी फ्रॉम हवावी। अच्छा ये सेम ये क्योंकि आप लोग देखें ये रहा, मतलब जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे 40 कॉम्बिनेशन 9, इसको मैंने पहले लिखा है 20 कॉम्बिनेशन 1 डिवाइडेड बाय, तो मतलब ये वैसे ही है जिस तरह बी पार्ट में आप लोगों ने वन किया था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी वन एम्प्लॉय इन द सिंपल वर्क एट द प्लांट इन हवाई। तो ये देखिए ये दोनों पार्ट सेम ही है। आप देखें अगर आप में से कोई आपको कोई अगर ये कहे 10 में से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक एम्प्लॉय हवाई से हो, या ये कहे कि 10 में से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 9 एम्प्लॉय जो है ना वो टैक्स में हो। तो क्योंकि आप लोग 10 सेलेक्ट कर रहे हैं तो अगर एक हवाई से होगा तो डेफिनेटली 9 टैक्स में, या फिर अगर 9 टैक्स में होगा तो एक हवा में, क्योंकि टोटल एन आपका ना सैंपल साइज वो एन है, ठीक है। तो आई थिंक दिस एनफ फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा इसका मीन और वेरिएंस देखें, ये मतलब आप लोगों के पास या तो वो सेम फार्मूला है जो इससे पहले हम काम यूज करते थे, या फिर अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्मॉल एन टाइम्स आर डिवाइडेड बाय एन करेंगे, मीन आ जाना है। या वेरिएंस के लिए ये फार्मूला है, आप अल्टरनेट इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, एफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। या वेरिएंस के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं सम ऑफ एक्स माइनस म्यू और स्क्वायर टाइम एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आई थिंक इनफ फॉर चैप्टर 5, ठीक है। अभी हम चैप्टर 6 की बात करेंगे जो कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन